शुभ संध्या और इस सप्ताह की वैश्विक घटनाओं की हमारी गहन समीक्षा में आपका स्वागत है। आज 18 फरवरी 2026 है। हम यूरोप के सुरक्षा परिदृश्य में हो रहे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलावों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और स्टाइलो न्यूज द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। बिल्कुल। और स्टाइलो न्यूज की खास बात यह है कि यह स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का उपभोक्ता संस्करण है। ये वही सॉफ्टवेयर है जिसे सरकार, सेना और बड़े व्यापारिक संस्थान इस्तेमाल करते हैं। जी, इसका मतलब है कि हमारे श्रोताओं को एक ऐसा टूल इस्तेमाल करने का अनूठा अवसर मिलता है जो वैश्विक निर्णयकर्ताओं का समर्थन करने के लिए ही बनाया गया है। तो आज की हमारी चर्चा का शीर्षक है रणनीतिक स्वायत्तता या गठबंधन में तनाव। यूरोप अपने रक्षा भविष्य को फिर से परिभाषित कर रहा है। हम पिछले 2 हफ्तों के स्रोतों का विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोप के सुरक्षा परिदृश्य में आखिर चल क्या रहा है, प्रमुख निर्णयकर्ता क्या सोच रहे हैं और भविष्य में क्या हो सकता है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं म्यूनिख से। हाल ही में वहाँ म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये हमेशा से ही दुनिया भर के नेताओं और रक्षा विशेषज्ञों का एक बड़ा जमावड़ा होता है, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था, है ना? बिल्कुल। ऐसा लगा जैसे किसी पुरानी जानी पहचानी धुन की जगह एक नया संगीत बज रहा हो। ये सिर्फ एक और कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक युग के अंत का ऐलान था। जब जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज या डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन जैसे बड़े नेता खुले तौर पर ये कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया खत्म हो रही है, तो ये कोई मामूली बयान नहीं है। सही बात है। इसका सीधा मतलब है कि वो सुरक्षा की छतरी, खासकर अमेरिकी छतरी, जिस पर यूरोप पिछले 70 सालों से निर्भर था, अब वो शायद उतनी भरोसेमंद नहीं रही। और इसी बीच अमेरिका का एक नया आइडिया सामने आया है, नाटो 3.0। ये सुनने में किसी सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा लगता है। तो क्या वो पुराने सिस्टम हटा रहे हैं? हटा तो नहीं रहे, लेकिन हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर बदल रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी जैसे डिप्टी सचिव एल्ब्रिज कोल्बी ने यह साफ किया है कि अमेरिका नाटो छोड़ने का इरादा नहीं रखता। तो फिर ये नाटो 3.0 क्या है? वो एक बदलाव की वकालत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यूरोप को अपनी रक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। इसी को वो बोझ साझाकरण या बर्डन शेयरिंग कह रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि ये एक नया युग है। जी, और इस नए युग में भूमिकाओं और गठबंधनों का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है। संक्षेप में कहें तो अमेरिका यूरोप से कह रहा है, अब आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। तो यूरोप की प्रतिक्रिया क्या है इस पर? हम फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन से रणनीतिक स्वायत्तता की बात बहुत सुनते हैं। हाँ, और अब सिर्फ मैक्रो ही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर भी अधिक यूरोपीयकृत नाटो की बात कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अमेरिका पर निर्भरता कम करना? बिल्कुल, निर्भरता कम करना और यूरोप को एक स्वतंत्र वैश्विक सुरक्षाकर्ता के रूप में स्थापित करना। मतलब हम दोस्त हैं, पर अपने फैसले हम खुद लेंगे। तो एक तरफ अमेरिका कह रहा है जिम्मेदार बनो, और दूसरी तरफ यूरोप कह रहा है हाँ हम बन रहे। लेकिन बातें करना एक बात है और जमीन पर उसे उतारना बिल्कुल दूसरी। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या वाकई में कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं हैं। आंकड़े देखिए, साल 2025 में यूरोपीय रक्षा, सुरक्षा और लचीलापन से जुड़े स्टार्टअप्स में रिकॉर्ड $8.7 बिलियन का निवेश हुआ। $8.7 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, और ये पिछले साल की तुलना में 55% ज्यादा है। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी इसमें सबसे आगे हैं। तो मतलब जो निवेशक कल तक किसी और सेक्टर में पैसा लगा रहे थे, वो अब रक्षा तकनीक पर दांव लगा रहे हैं। एकदम सही। और ये पैसा जमीन पर भी दिख रहा है। जर्मनी को ही ले लीजिए। दशकों से जर्मनी अपनी सेना को लेकर, मतलब अपनी ऐतिहासिक वजहों से बहुत सतर्क रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब वहां के प्रमुख मीडिया आउटलेट्स बुंडेसवेहर यानी जर्मन सेना के विस्तार और यहां तक कि यूक्रेन में उसकी तैनाती का आह्वान कर रहे हैं। ये जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा एक मानसिक बदलाव है। और सिर्फ जर्मनी ही नहीं, आर्कटिक में भी कुछ हलचल है। नाटो का कोई नया सैन्य अभियान? हाँ, आर्कटिक सेंटिनल। इसका मकसद रूस का मुकाबला करना है और इसी के तहत यूके ने नॉर्वे में अपने सैनिकों की उपस्थिति दोगुनी कर दी है। एक मिनट, नॉर्वे में क्यों? हम हमेशा रूस के पड़ोस में पोलैंड या बाल्टिक देशों की बात सुनते हैं। आर्कटिक में ऐसा क्या है? ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। आर्कटिक रूस के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर में भेजने का एक, कह सकते हैं कि सुपर हाईवे है। तो वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाकर नाटो उस रास्ते पर एक तरह से निगरानी रख रहा है।
ये शतरंज की बिसात पर एक बहुत सोचा समझा कदम है। और इस शतरंज के खेल में एक और बहुत बड़ा मोहरा है परमाणु हथियार। सुनने में आया है कि स्वीडन में अप्रत्याशित रूप से जनता अब अपने राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम का समर्थन कर रही है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। स्वीडन, जो देश 200 साल से किसी लड़ाई में नहीं पड़ा, वहां की जनता अब कह रही है कि हमें अपना खुद का परमाणु निवारक चाहिए। इससे पता चलता है कि यूरोप में असुरक्षा की भावना कितनी गहरी हो गई है। जी, और इसी से जुड़ा एक और सवाल उठ रहा है, एक यूरोपीय परमाणु निवारक का। क्या फ्रांस और ब्रिटेन, जिनके पास अपने परमाणु हथियार हैं, वो पूरे यूरोप को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? इस पर भी बहस तेज हो गई है। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? मतलब कौन फैसला करेगा कि बटन कब दबाना है, पेरिस या बर्लिन? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इसमें तो गठबंधन के अंदर ही एक नया संकट पैदा होने का खतरा है। ये बहुत ही पेचीदा मामला है। बिल्कुल। और इन बड़ी बातों के अलावा जमीनी स्तर पर भी कुछ देश आपस में हाथ मिला रहे हैं। हाँ, खासकर उत्तर में नॉर्डिक देश, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क अब गहरे रक्षा एकीकरण पर विचार कर रहे हैं। मतलब साझा सैन्य इकाइयां और एक कमांड स्ट्रक्चर। जी बिल्कुल, ये एक तरह का मिनी नाटो बनाने जैसा है। देश अब छोटे, ज्यादा भरोसेमंद गुट बना रहे हैं। और इन सभी बदलावों के पीछे जो एक बड़ी वजह है वो है यूक्रेन का संघर्ष। वहां अभी जमीन पर क्या हालात हैं? स्थिति अब भी बहुत गंभीर है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि जब तक युद्ध विराम और सुरक्षा गारंटी नहीं मिलती, कोई चुनाव नहीं होगा। और लड़ाई की जो मानवीय कीमत है वो भयावह है। नाटो के हालिया आंकड़ों के मुताबिक संघर्ष शुरू होने से अब तक 1.3 मिलियन यानी 13 लाख रूसी सैन्यकर्मी मारे गए या घायल हुए हैं। 13 लाख? जी, और इनमें से 4 लाख अकेले 2025 में। ये इंसानी तबाही का एक भयानक पैमाना है। इस स्थिति में यूरोप यूक्रेन की मदद कैसे कर रहा है? हमने एक बड़े आर्थिक पैकेज के बारे में सुना था। हाँ, यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 90 बिलियन यूरो का एक बहुत बड़ा क्रेडिट पैकेज दिया है। ये यूरोप की प्रतिबद्धता को तो दिखाता है, लेकिन साथ ही ये यूरोप की अपनी सीमाओं को भी उजागर करता है। सीमाएं किस तरह की? सबसे बड़ी चुनौती है सैनिकों की कमी। महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, पर हकीकत कुछ और है। जैसे एक योजना थी कि यूक्रेन में 80,000 सैनिकों की एक बड़ी शांति सेना भेजी जाएगी। हाँ। लेकिन जब गिनती हुई तो पता चला कि इतने सैनिक हैं ही नहीं। अब उस योजना को घटाकर सिर्फ 5,000 से 10,000 सैनिकों का एक निगरानी मिशन बना दिया गया है। तो ये तो एक तरह का रियलिटी चेक है। मतलब यूरोप अपनी रक्षा खुद करने की बात तो कर रहा है, पर उसके पास मैदान में उतारने के लिए सैनिक ही कम पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और सिर्फ सैनिक ही नहीं, गठबंधन के अंदर राजनीतिक एकता की भी कमी है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान को ही देखिए। उन्होंने हाल ही में यूक्रेन को हंगरी का दुश्मन तक कह दिया। ये यूरोपीय संघ की एकता पर सीधा हमला है। और सिर्फ बाहरी दुश्मन ही नहीं, घर के अंदर की भी चुनौतियां हैं। ग्रीस में एक जासूसी कांड की भी खबर थी। हाँ, और ये बहुत चिंताजनक घटना है। ग्रीस में एक नाटो संचार प्रणाली के मूल्यांकनकर्ता पर चीन को वर्गीकृत जानकारी देने का आरोप है। जब आप एक तरफ अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहे हो और दूसरी तरफ आपके ही सिस्टम में कोई सेंध लगा रहा हो, तो ये भरोसे को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, तो एक तरफ अमेरिका है जो चाहता है कि यूरोप जिम्मेदारी ले। दूसरी तरफ यूरोप है जो आत्मनिर्भर बनना तो चाहता है, लेकिन उसके पास ना तो पूरे संसाधन है, ना पूरी एकता। और इन सब के बीच नाटो है, जो इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह का त्रिकोणीय तनाव है। अमेरिका कह रहा है हम दोस्त हैं, पर अपना खर्चा खुद उठाओ। यूरोप के नेता कह रहे हैं हाँ, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अमेरिकी सुरक्षा के बिना उनका काम नहीं चल सकता। और नाटो के महासचिव मार्क रटे का काम उस रस्सी पर चलने जैसा है जो इन दोनों सिरों को जोड़े रखती है, बिना टूटे। तो आगे क्या हो सकता है? भविष्य के कौन से रास्ते नजर आते हैं? मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखते हैं। सबसे अच्छा परिदृश्य यह है कि नाटो के भीतर ही एक मजबूत एकजुट यूरोपीय रक्षा स्तंभ खड़ा हो। मतलब यूरोप अपनी सैन्य क्षमता को इतना मजबूत कर ले कि वो अमेरिका का एक बराबर का भागीदार बन जाए। इससे नाटो और मजबूत होगा। और दूसरा, जो ज्यादा चिंताजनक रास्ता है, वो ये है कि आत्मनिर्भरता की ये कोशिश अमेरिका और यूरोप के बीच। तो आखिर में हमारे श्रोताओं को आने वाली दिनों में किन घटनाओं पर खास नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 4 चीजों पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। बताइए। पहला, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम की बातचीत, जिसमें अमेरिका की भूमिका बहुत अहम होगी। दूसरा, जर्मनी अपनी सैन्य विस्तार योजनाओं को कब और कैसे औपचारिक रूप देता है। तीसरा, जरूर राष्ट्रपति मैक्रों का भाषण होगा। बिल्कुल।
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का अपनी परमाणु नीति पर आने वाला भाषण जो यूरोपीय परमाणु ढाल की दिशा तय करेगा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, 2026 के अंत में होने वाला नाटो शिखर सम्मेलन। वहां इन सभी मुद्दों पर शायद कुछ निर्णायक फैसले लिए जाएंगे। ये साफ है कि यूरोप एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा है। अगले कुछ महीने और साल ये तय करेंगे कि उसका भविष्य कितना सुरक्षित और स्वायत्त होगा। ये एक बहुत ही जटिल लेकिन महत्वपूर्ण कहानी है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और आज की ये गहरी पड़ताल स्टाइलो न्यूज़ द्वारा संभव हुई। स्टाइलो न्यूज़ एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स से अपने लिए खुफिया रिपोर्ट जैसी व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर सकते हैं। AI पावर्ड ऑन डिमांड समाचार पाने के लिए www.stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता लें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपके लिए जानकारी से भरपूर रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में किसी और विषय पर इसी तरह की गहरी पड़ताल करें तो हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें। हम आपको इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या एक ज़्यादा ताकतवर और आत्मनिर्भर यूरोपीय सेना दुनिया में स्थिरता लाएगी या ये वैश्विक स्तर पर हथियारों की एक नई दौड़ को जन्म देगी।